नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लेबर एंड डिलीवरी। सबसे पहले अगर आप ये टॉक देख रहे हैं तो आपको कंग्रेचुलेशंस। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली यू हैव डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी। बट सब लोग यही सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद सबसे बड़ा काम हो गया है, बट एक्चुअली सबसे बड़ा काम अब शुरू होगा। बहुत सारे महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि ब्रेस्ट फीडिंग आप कैसे इनिशिएट करोगे, कब तक आप कंटिन्यू करोगे, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको अगर प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे। देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आफ्टर योर डिलीवरी जब आपका डॉक्टर एडवाइस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए, आप अपने पूरे घर भर के सामने, रिलेटिव्स के सामने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट ना करें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थ केयर वर्कर के साथ एंड उसके साथ अगर आपको अपना कोई रिलेटिव अगर चाहिए जो आपको लेबर और डिलीवरी के दौरान जिसने भी आपको हेल्प किया हो, चाहे वो पार्टनर हो, सिस्टर हो या मदर इन लॉ हो, उनको अपने साथ रखें एंड इट शुड बी अ प्राइवेट अफेयर। सबके सामने जब महिला फीडिंग करना शुरू करती है, वो भी फीडिंग प्रोसेस के लिए नई होती है एंड बेबी भी उस प्रोसेस के लिए नया होता है। फीडिंग सक्सेसफुल शायद नहीं हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब फीडिंग सक्सेसफुल नहीं होता है तो महिला के मन में बहुत सारे डाउट्स पैदा होती हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आ जाती हैं। तो इसीलिए आप अपने फीडिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट अपने बहुत क्लोज एक रिलेटिव या हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ ही आप शुरू करें। अब देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी जो है डिलीवरी के बाद शुरू नहीं होती हैं, डिलीवरी के पहले शुरू होती हैं। एंटीनेटल पीरियड में, मतलब जहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके पहले 9th मंथ में आपको अपना निपल का केयर रखना है। आपको निपल्स को वॉश करना है विद सोप एंड वाटर, कीप देम ड्राई। अगर आपका निपल इन्वर्टेड हो, अंदर की तरफ हो या फ्लैट हो, तो आपको रोलिंग टेक्निक से आपको निपल को, इन्वर्टेड निपल को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। अब ये रोलिंग टेक्निक क्या होता है? आप अपना थंब और अपना इंडेक्स फिंगर को यूज करके निपल को रोल करना है फॉर 30 सेकेंड्स, और ये आपको डेली करना है। इस प्रोसेस से आपको इन्वर्टेड निपल्स में बहुत फायदा मिलेगा। एंड अगर आप ये टेक्निक नहीं समझ पाए तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से ये बात करें और आपके हेल्थ केयर वर्कर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। उसके बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग वेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर क्या होता है कि डिलीवरी हो जाता है, पेशेंट तो हॉस्पिटल में ही एडमिटेड रहता है, तो नर्सिंग वेयर जो आना चाहिए वो कोई और जाता है लेने के लिए, इसलिए ना एडिक्वेट साइज का रहता है ना शेप का रहता है। इसलिए डिलीवरी के पहले ही अपना नर्सिंग वेयर्स जो आप कपड़े पहनेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, पहले से ही आप खरीद के रेडी रखिए। अब देखते हैं अगर डिलीवरी हो गई है और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के बाद, क्योंकि स्टिचेस रहती हैं नीचे, बहुत दर्द होता है तो महिला कंफर्टेबल नहीं होती है। एंड अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं तो वो बेबी और ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादा अपने स्टिचेस पे ध्यान देती हैं। इसलिए अगर आपके स्टिचेस में पेन है सो डेफिनेटली यूज़ एन इन्फ्लेटेबल टायर टू सिट ऑन, या एक तकिए पे भी आप बैठ सकते हो ताकि आपको डायरेक्टली स्टिचेस पे पेन नहीं हो। अब आपको अपना हैंड्स वॉश करना है, ड्राई करना है, हेल्थ केयर वर्कर को बुलाना है, उनके सामने ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू करिए। आपको इस प्रोसेस में इजी करने के लिए बच्चे को स्वेडल रैप करना है। आगे जो वीडियो है, ये वीडियो में हमारे हॉस्पिटल की सिस्टर बच्चे को स्वेडल रैप कैसे करती हैं, ये आपको दिखाया जाएगा।
आई होप यू हैव सीन हाउ टू स्वेडल रैप द बेबी। हालांकि ये नाम बहुत ही फैशनेबल है, बट ये सदियों से किया जा रहा है सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में। इस स्वेडल रैप से क्या फ़ायदा है कि बेबी के दोनों हाथ अंदर हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के हाथ डिस्टर्ब नहीं करता है। सेकेंड, मदर इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द बेबी, क्योंकि बच्चे को पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है एक ही हाथ में, और दूसरा हाथ फ्री रहता है कुछ भी मैनिपुलेशन करने के लिए। अब अगर बच्चा स्वेडल रैप हो गया है, आपको स्वेडल रैप करने से पहले बच्चे को एक क्लीन डाइपर पहनाना चाहिए, ताकि अगर बच्चा वेट होता है तो वो फिर बीच में रोएगा। तो इसलिए पहले क्लीन डाइपर ज़रूर पहनाइए और उसके बाद स्वेडल रैप बच्चे को कराइए। उसके बाद आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। सबसे कॉमनस्ट यूज्ड पोजीशन इज द क्रेडल पोजीशन, जो हम हमारे हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स को यही पोजीशन सिखाते हैं। क्रेडल पोजीशन में मदर कंफर्टेबली बैठती हैं, अपना हाथ को आगे लाती हैं और ये जो एल्बो वाला पोर्शन में बच्चे का हेड को सिचुएट करती हैं। ये एक सी शेप्ड पोजीशन हो जाता है जहाँ पे बच्चे का हेड आ जाता है, एंड बच्चा पूरा माँ के लेफ्ट हैंड पे रहता है जब वो लेफ्ट ब्रेस्ट से फीड कराती है। राइट हैंड फ्री रहता है आइदर निपल को पकड़ने के लिए या बच्चे को सहलाने के लिए। द राइट हैंड इज completely free. So this is the cradle method. But there are other methods also, especially ट्विन बेबीज। अगर दोनों बच्चे एक साथ रोते हैं तो बेस्ट इज द फुटबॉल पोजीशन। तो इस पोजीशन में दोनों बच्चों को साथ में फीडिंग कराया जा सकता है। इन पोजीशंस के अलावा देयर इज साइड लाइन पोजीशन एंड ऑस्ट्रेलियन पोजीशन, बहुत सारे पोजीशंस है। आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको अपना सकते हैं, बट हम क्रेडल पोजीशन को बहुत कॉमनली फॉलो करते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है। अब आप बच्चे को अपने पास लाए हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के पहले रो रहा है तो आपको पहले बच्चे को शांत कराना चाहिए, वरना रोता हुआ बच्चा नहीं पी पाएगा। इसलिए आप उसको शांत करिए, आप अपने क्रेडल पोजीशन में बच्चे को ले लीजिए और फिर आपको निप्पल को बच्चे के मुंह के अंदर नहीं डालना है। बच्चे को पेट के अंदर ही एक रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स। सो निप्पल को बच्चे की चीक के साइड में अगर आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का मुंह निप्पल की तरफ चला जाएगा। फिर आप अपने निप्पल को थोड़ा सा प्रेस कीजिए तो थोड़ा सा मिल्क के ड्रॉपलेट्स या कोलेस्ट्रम आएगा, जो तुरंत बच्चा लिक करता है। जब बच्चा लिक करता है तो उसको एक ग्रेटिफिकेशन, खुशी मिलती है, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ से दूध आता है। तो आप अपना निप्पल बच्चे के मुंह के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, एंड सिर्फ निप्पल इंट्रोड्यूस नहीं करना है, आपको पार्ट ऑफ द एरियोला, जो ब्लैक पोर्शन रहता है निप्पल के जस्ट पहले, वो पोर्शन भी अंदर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसी पोर्शन में डक्ट्स रहता है जिसको कंप्रेस करने पे मिल्क इजेक्ट होता है। तो जब बच्चा एरियोला के पार्ट को भी अंदर लेता है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि लैचिंग हुआ है कि नहीं। लैचिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे निप्पल और एरियोला बच्चे के पैलेट पे एक फिक्स हो जाता है, लाइक अ वैक्यूम सक्शन। तो अगर लैचिंग हो गया है तो बच्चा विल स्टार्ट सकिंग। जब सकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, बच्चा अपने आप फीड करने लग जाता है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। हर माँ तुरंत डिलीवरी के बाद फीडिंग नहीं कराती है, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद वो बहुत थक गई है, या सिजेरियन डिलीवरी के बाद मरीज पेन में रहता है, दर्द में रहता है, तो फीडिंग शुरू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा घर वाले टॉप फीड, ऊपर का दूध पिलाते हैं। अब जब आप कटोरी और चम्मच से दूध पिलाते हैं, बच्चे का एक ही काम होता है, घुटकना। लेकिन जब बच्चा खुद सक करता है, वो अपने ये जॉ के मसल्स को यूज करता है। तो बच्चे एज नेचर आर वेरी लेजी, तो वो स्टार्टिंग में जरूर इस हैबिट को डेवलप करने में कभी कभी अपना लेजीनेस दिखाते हैं, बट फिर भी हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करके, इसको इनिशिएट करके कंटिन्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे थक जाते हैं और फिर वो रोते हैं क्योंकि भूखे रहते हैं।
बट आपको रोने के बाद, उनको सहलाने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। दूसरी बात, बच्चे क्योंकि आलसी रहते हैं, सबसे पहला होता है उनको थर्स्ट, मतलब प्यास, उसके बाद भूख। पहले के 5 मिनट्स में उनका पूरा थर्स्ट जो है मिट जाता है। उसके बाद उनको भूख मिटाने के लिए वो भूल जाते हैं, तो इसीलिए वो सो जाते हैं। उस वक्त अधिकतर माएँ सोचती हैं कि बच्चे का पेट भर गया है और वो उनको नीचे रख देती हैं। उस वक्त आपको बच्चे के पैर को थोड़ा-सा फ्लिक करके उनको उठाना है। उठाने के बाद वापस पिलाना है। तो अब आपको समझ में आया कि बच्चे 2 चीज़ें करते हैं। एक, क्योंकि उनको दर्द होता है जॉज़ में, तो इसलिए वो रोना शुरू कर देते हैं और आप फीडिंग बंद कर देते हैं। दूसरी बात, वो प्यास बुझा के वो सो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं फॉलो करना है, आपको बच्चे को उठा के दोबारा पिलाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितना समय तक आपको पिलाना है? व्हाट इज एडिक्वेट फीडिंग? इनिशियली हमें ये चीज समझ में आती नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई अकॉर्डिंग टू एवरी बेबी कि उनको कितना समय फीडिंग में लगता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट 3 to 5 days, एटलीस्ट 3 to 5 minutes ईच ब्रेस्ट पर फीड आपको कराना चाहिए। एंड हम डॉक्टर्स एवरी 2 hourly या 3 hourly बोलते हैं कि बच्चे को उठा उठा के फीडिंग करवाना है। सो 3 to 5 minutes पर ब्रेस्ट पर फीड। जब 5 to 7 days हो जाता है तो आप इसको 7 to 10 minutes कर दीजिए। एंड उसके बाद तो 10 मिनट एक ब्रेस्ट, 10 मिनट दूसरा ब्रेस्ट, और ये हर फीड के अनुसार आपको करना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो खुद सेल्फ डिमांडिंग फीड करता है, मतलब जब उसको भूख लगती है वो तुरंत रोता है, उसके बाद वो दूध पीता है, दूध पीने के बाद जब उसका पेट भर जाता है वो खुद बंद कर देता है, वो मुंह में निप्पल नहीं लेता है। बट ये कुछ दिन बाद होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ही एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे को उठाइए और हर 2 या 3 घंटे में फीडिंग करवाते रहना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका बच्चा लो बर्थ वेट है क्या आपका बच्चा को कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं है। सो वो आप एक अंदाजे से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपने फीडिंग करवा लिया तो अब आप बच्चे को डायरेक्टली निपल से खींच के नहीं निकालोगे। आपको अपना ये लिटिल फिंगर बच्चे के मुंह के अंदर डालना है और आपके निपल को हटाना है, ताकि वो वैक्यूम और सक्शन टूट जाए। जब वो सक्शन टूट जाता है फिर आप निपल को बाहर विड्रॉ करिए। ये करने से आपको सोर निपल या जो दर्द होता है निपल्स में वो नहीं होगा। जब बच्चा दूध पी चुका है उसके बाद बच्चे को बर्प करवाना बहुत जरूरी होता है, मतलब डकार दिलवाना। तो आप बच्चे को कंधे पे लोगे, अपना हाथ रखेंगे और अपने हाथ के ऊपर आप डकार दिलाएंगे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप उसको बिठा के भी डकार दिलवा सकते हैं। फीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग प्रोसेस फॉर अ वुमन। इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन ये टेक्निकली डिफिकल्टी जो आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम जब पहले से ही बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एंड क्योंकि इट इज़ द मोस्ट सेल्फ सेटिस्फाइंग प्रोसेस, आपको डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई करवाना ही है। अब अगर मान लीजिए कोई भी आप ऐसे मेडिकेशन लेते हैं जो बेबी के लिए हानिकारक है, तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि ये मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है कि नहीं है। अगर वो सेफ नहीं है और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएं। लेकिन अगर ये मेडिसिन सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है तो फिर आप उसको चेंज करके फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रेस्ट फीड बेबी के लिए एडिक्वेट है कि नहीं? अगर बच्चा 24 घंटे में 6 to 7 times अपना डायपर गीला कर रहा है, अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, जैसे आपका पीडियाट्रिशियन बताएंगे कि 10 दिन के बाद बेबी का वेट गेन हो रहा है, अगर बच्चा पीसफुली सोता है, भूख लगने पे रोता है, दूध पीता है, उसके बाद कंफर्टेबली सोता है, तो मतलब आपका बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल
सही दिशा में जा रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट इट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए इतना एडवाइस करते हैं क्योंकि आजकल महिलाएं इतना अलर्ट हो गई हैं वेट लॉस के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू लूज वेट, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला करती है उनके बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। सो बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए लगा रही है। तो जितना आप ब्रेस्ट फीडिंग करोगे आपका वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज कैलोरीज बर्न हो रहा है एंड आपका यूट्रस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होके जल्दी इन्वोल्यूट होता है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द मदर्स बॉडी। एंड ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए तो सबसे अच्छा होता है, अमृत माना जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। आपको ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो सकता है, जैसे अगर आपने फीडिंग करा लिया है, बच्चे ने अच्छे से पी लिया है बट फिर भी आपका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ब्रेस्ट एंगॉज हो जाता है। अगर ब्रेस्ट एंगॉज हो जाता है तो आप हॉट वाटर में एक टॉवेल रख लीजिए, फिर उसको लपेट लीजिए ब्रेस्ट में, तो आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको पेन के लिए कुछ मेडिसिन लिख देंगे जो कम्प्लीटली सेफ रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। अगर आपके निप्पल सोर हो रहे हैं तो ऑइंटमेंट्स आती हैं जो आप लगा सकते हो निप्पल के ऊपर। अगर आपको फीवर आ रहा है, ब्रेस्ट लाल रंग के हो रहे हैं, गठान बन रहे हैं, तो ये साइंस होते हैं एप्सिस का। तो मे बी यू माइट रिक्वायर हायर एंटीबायोटिक्स और एक आईएनडी मतलब चीरा लग सकता है। तो ये स्टेज होने से पहले ही आप डॉक्टर को समय पे हमेशा ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर फीवर होता है, पस बन गया है, तो ना ही आप उस साइड से फीडिंग कर सकते हो, तो आपको हॉस्पिटल में आके फिर आईएनडी करवाना पड़ता है। तो बिफोर इट रीचेस दैट स्टेज, बिफोर दैट स्टेज आप आके डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएं। I hope this talk on breastfeeding has been very useful. Please watch our talk by expert pediatricians of Hyderabad about neonatal care. एंड अगर इस विषय में कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।